नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। आज की आवाज की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मशहूर डांसर सपना चौधरी आज कोर्ट में सरेंडर करेंगी। लखनऊ पहुंची है सपना चौधरी, ये जानकारी आ रही है। आपको बताएं, सपना चौधरी के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। आशियाना थाना में सपना चौधरी समेत अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज है धोखाधड़ी की एफआईआर। डांस शो का पैसा लेने के बावजूद नहीं पहुंचने और पैसा नहीं वापस करने पर सपना के खिलाफ ये एफआईआर हुई थी। कोर्ट की तरफ से गैर जमानती वारंट जारी किया गया था और इसी के तहत जानकारी मिल रही है कि आज उसकी मियाद पूरी हो रही है, इसीलिए आज सपना लखनऊ में मौजूद हैं। इसके साथ आपको बताएं कि सपना के साथ कुछ अन्य लोगों का भी नाम शामिल है। एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन जिसके लिए सपना को पहुंचना था, लेकिन सपना नहीं पहुंचती हैं। अब इस पूरे मामले पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई गई है सपना चौधरी पर, उनके साथियों पर। और अब खबर मिल रही है कि सपना चौधरी लखनऊ पहुंच चुकी हैं। गैर जमानती वारंट कोर्ट की तरफ से था और अब वो लखनऊ पहुंची हैं डांस शो का पैसा लेने और इसके बाद नहीं पहुंचने, फिर पैसा नहीं लौटाने पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। इस पर कोर्ट की तरफ से गैर जमानती वारंट जारी किया गया था और आज सरेंडर कर सकती हैं सपना चौधरी। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है सपना को लेकर के? स्नेहलता, सपना चौधरी कल रात में लखनऊ पहुंच गई थी और उनके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल डांस शो में वो आने का उनका एक प्रोग्राम तय हुआ था। आशियाना में एक निजी क्लब में पार्टी हुई थी, वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम था और सपना चौधरी को आना था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंची। उसको लेकर बड़ा आक्रोश था लोगों में, जिन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन जिस तरह से भी टिकट मिले, टिकट लेकर वहां हजारों लोग पहुंचे थे, लेकिन सपना चौधरी नहीं आई तो लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने तोड़फोड़ की, हंगामा किया। जिस क्लब में डांस ये आयोजन होना था वहाँ पर काफ़ी हंगामा मचाया और पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे थे। उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन करीब 4-5 घंटे तक ये बवाल पूरा चला। उसके बाद सपना चौधरी और जो आयोजक थे उनके खिलाफ एक एफआईआर कराई गई। धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर थी कि डांस शो में आने का उन्होंने अमाउंट लिया था, एडवांस पैसा लिया था, उसके बाद भी वो शो में नहीं पहुंची, जिस वजह से अराजकता का आलम हुआ। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और कई बार कोर्ट ने सपना चौधरी को समन किया, वारंट जारी किए, लेकिन वो नहीं पहुंची। इससे पहले भी एक बार कोर्ट उनको चेतावनी दे चुकी है और माफ़ी मांगने के लिए वो कोर्ट में पहुंची थी कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। कुछ महीने पहले की बात है, 2-3 महीने पहले। लेकिन सपना चौधरी को जैसे ही रिलीफ मिली कोर्ट से, वैसे ही वो तुरंत फिर गायब रहने लगी। कई बार समन किया कोर्ट ने, जब वो नहीं आई तब NBW जारी किया गया था और कहा गया था कि सपना चौधरी को गिरफ्तार करके पुलिस को आदेश दिए थे कोर्ट ने। हालांकि पुलिस के पास ये आदेश नहीं पहुंचा था। जो सूत्र है हमारे वो बता रहे हैं कि फाइल सपना चौधरी के केस की कोर्ट में ही उनके वकीलों ने रख ली थी और आगे नहीं बढ़ी थी और कोर्ट से ही कहा था कि हम सपना चौधरी को हाजिर करा देंगे, इतना सख्त कार्रवाई की जरूरत नहीं है। लेकिन इधर डीसीपी जो प्राची सिंह हैं, उन्होंने एक टीम रवाना कर दी थी। हरियाणा में, दिल्ली में और मुंबई में भी टीम गई थी, लेकिन सपना चौधरी से नहीं मिल पाई। वो टीम वापस लौट आई। उसके बाद आज कोर्ट में पेश होना है सपना चौधरी को। उनके वकीलों से मेरी बात हुई है, वकीलों ने कहा है कि कल रात को सपना चौधरी लखनऊ आ गई हैं और आज 10 बजे जब कोर्ट खुलेगी उसके बाद किसी भी वक्त वो कोर्ट में पेश होंगी। और कोर्ट क्या निर्णय लेता है, ये कोर्ट का सोल डिस्क्रिशन है कि वो क्या निर्णय लेता है। सपना चौधरी को अरेस्ट करेगा, जेल भिजवाएगा या फिर उनको माफ़ी दी जाएगी। सशर्त माफ़ी दी जा सकती है, क्योंकि पिछली बार भी माफ़ी दी गई थी और कहा गया था कि इस तरह का रवैया कोर्ट की अवमानना एक तरह से होता है। ये कि बार बार कोर्ट बुला रही है और आप हाजिर नहीं हो रहे हो, तो कोर्ट की अवमानना का एक उल्लंघन का आदेश होता है कि उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। वही आदेश लागू हुआ है, लेकिन सपना चौधरी कोर्ट में पेश होंगी। ये रहस्य है कि कोर्ट क्या करती है, क्या उनको गिरफ्तार करेगी, सजा देगी। जाहिर है 10 बजे के बाद विवेक किसी भी वक्त कोई बड़ी अपडेट आ सकती है इस पूरे मामले को लेकर के, तो आप लिहाजा नजर बना करके रखिएगा। दर्शकों तक एबीपी गंगा आपके जरिए ये अपडेट पहुंचाएगा कि आज आखिरकार NBW के बाद सपना चौधरी लखनऊ पहुंच गई हैं, लेकिन 10 बजे के बाद जब वो कोर्ट में पेश होंगी तो कोर्ट का क्या रवैया रहता है। उन्हें माफी मिलेगी, सशर्त माफी मिलेगी या फिर कोई और एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड के बाद से प्रशासन एक्शन में है। होटल को जल्द ही सील किया जाएगा। इसके बाद होटल गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यही नहीं, पुलिस ने मामले में अब होटल मालिक समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ कर रही है। खबर यह मिल रही है कि होटल को बिना नक्शा पास कराए ही बनाया गया है।
डीआईजी आकाश कुलहरी आज मौके पर मुआयना करेंगे, दौरा करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नक्शा था नहीं तो होटल बना कैसे, व्यवस्था सही नहीं थी तो एनओसी दी कैसे गई, जिन अधिकारियों की गलती है आखिर उन पर कब कार्रवाई होगी। किसी होटल व्यवसायी पर कार्रवाई होने में तो देर नहीं लगी है, तुरंत मामले को दर्ज कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर फायर के लिए एनओसी ले आनी पड़ती है, नक्शे के लिए आपको पास कराना पड़ता है। ये तमाम चीजें थी नहीं तो इतना बड़ा होटल बना कैसे। तो बार बार ये आपके हमारे जहन में ये सवाल क्यों ना गूंजे कि भाई बुलडोजर कब तक चलेगा और आखिर बुलडोजर चलाने की नौबत जिस वजह से आई है वो वहां तक कब पहुंचेंगे। देखिए, क्योंकि ये हमारे आपके सामने है कि नक्शा पास नहीं कराया गया था और ये होटल बनाया गया, ये बड़ी जानकारी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण को कोई नक्शा ही नहीं पेश किया गया था लवाना होटल को लेकर के। और देखिए 26 मई 2022 को जोनल अधिकारी की तरफ से नोटिस दिया गया था। 26 मई 2022 की बात है और जब जवाब नहीं दिया गया तो 28 अगस्त 2022 को दोबारा नोटिस भेजा गया था। ठीक है, इसके बाद घटना के बाद होटल को तत्काल सील करने का आदेश भी जारी किया गया था। और आगे की कहानी यह है कि कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं करते हुए होटल को ध्वस्त करने का आदेश तो दे दिया गया था। होटल मालिक के साथ मिली भगत करने वाले ऑफिसर्स पर भी कार्रवाई होगी, ये जानकारी आ रही है। दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान के बाद एक्शन होगा। लेकिन सोचिए ना कि अगर उसी वक्त इसे सील कर दिया गया होता तो जिंदगियां बच गई होती। जो मंजर देखा हमने तबाही का वो नहीं देखते। तो कुल मिलाकर के इस पूरे बुलेट पॉइंट्स के बाद बड़ी खबर ये है लखनऊ से, लेवाना अग्निकांड के आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। इस मामले में रोहित, राहुल और होटल के जीएम की गिरफ्तारी हो चुकी है। तीनों को गिरफ्तार करके रात भर पुलिस लाइन में रखा गया है। तो देखिए, होटल के जो मालिक हैं उनके ऊपर तो शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है, लेकिन बार बार नोटिस के बावजूद भी होटल को सील नहीं किया गया। ये कैसे हुआ? बिना नक्शा के ये होटल बनकर के तैयार हुआ, ये कैसे हुआ? एनओसी फायर के लिए थी नहीं लेकिन ये होटल चल रहा था, ये कैसे हुआ? और ये अकेले इस होटल ने कर लिया, समझ तो नहीं आता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी बारीक नजर बनाए हुए हैं। विवेक, ये बताइए, होटल के मालिकों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, ये खबर आ रही है, उस बाबत भी जानकारी दीजिएगा। लेकिन इनकी किससे साठ-गांठ थी, इसे लेकर के अंदर खाने से कोई खबर है? इसलिए 60 खुल चुकी है एलडीए के अधिकारियों से 60 और एलडीए के जो वीसी हैं डॉक्टर इंद्रमणि, उन्होंने कल ही 22 इंजीनियरों जो इस जोन में यानी जहां पर ये होटल बना है इस जोन में तैनात थे 22 इंजीनियरों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। और ये 2017 से अब तक तैनात थे, यानी 2017 जब से ये होटल बना था, लेवाना होटल, जिसमें पीछे हम देख रही हैं आप, आग लग चुकी थी और धुआं से पूरे भर चुका था, लोग मर चुके थे, 4 लोगों की मौत हुई, 10 से ज़्यादा लोग गंभीर स्थिति में हैं जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। तो 60 सबसे बड़ी तो एलडीए की थी। एलडीए के जो इंजीनियर थे, यहाँ पर अभियंता थे, जो प्रवर्तन दस्ता होता है उसके लोग थे, उन लोगों की जानकारी में था और बार बार नोटिस चस्पा करके यहाँ चले जाते थे, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती थी। जबकि इसको सील करना चाहिए था, अवैध रूप से चल रहा था, बिना कमर्शियल नक्शे के चल रहा था, सील करने की कार्रवाई नहीं हुई, नोटिस चस्पा करते रहे और होटल चलता रहा। अंततः उसका नतीजा ये हुआ कि 4 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज़्यादा लोग घायल हैं। एलडीए सबसे पहले जिम्मेदार है, उसके 22 अधिकारियों को जो यहाँ इस जोन में तैनात थे उनको जांच के उनके आदेश दे दिए गए। इसके दूसरी जो जिम्मेदारी है वो फायर डिपार्टमेंट की है, अग्निशमन विभाग। अग्निशमन विभाग ने एनओसी दे दिया। आप ये सामने देख रही हैं जिस तरह से जो मंजिलें हैं और मंजिलों के बाहर जो प्लेट्स लगी हैं, जो छोटे छोटे जो पाइप हैं उस पर प्लेट्स लगाई गई हैं, ये प्लेट्स हवा को अवरुद्ध कर रही थी। यानी अगर खिड़की होती, शीशे लगी खिड़की होती, शीशे तोड़ दिए जाते और ये प्लेट्स ना होती तो शायद धुआं बाहर निकल जाता, लेकिन इन प्लेट्स की वजह से धुआं रुक गया। इस वजह से लोगों की दम घुटने से मौत हुई। पूरा धुआं, जो गाढ़ा भारी धुआं जिसको बोलते हैं, वो अंदर भरा रहा और लोग दम घुटता रहा उनका। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और डीआईजी जो फायर विभाग के हैं उन्होंने भी इसकी जांच के आदेश दिए हैं। तो फायर विभाग के भी लोग फंसेंगे, इसके अलावा बिजली विभाग के लोग फंसेंगे। यहाँ पर 250 किलोवाट के कनेक्शन थे और उस कनेक्शन को कैसे दिया गया जब ये कमर्शियल नक्शा इसका पास नहीं था, तो आखिर 250 किलोवाट का कमर्शियल कनेक्शन कैसे दे दिया गया, इसमें बिजली विभाग के अधिकारियों की भी शामत आएगी। उस समय कौन कौन लोग तैनात थे, उन्होंने कैसे कनेक्शन दिया,
क्या सुविधा शुल्क लेके दिया या फिर कोई और ऑब्लिगेशन उनके ऊपर था, ये सारी जानकारियां आज स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन कौन से लोग थे। लेकिन अक्सर देखा जाता है विवेक कि ऐसे मामलों में इंजीनियर जो थोड़े लेवल नीचे हो या मीडियम हो उन पर कार्रवाई की गाज गिरा दी जाती है, लेकिन क्या उनके बॉस जो होते हैं उस वक्त डिपार्टमेंट का, जिनके ऊपर जिम्मेदारी महकमा जिनके कंधों पे होता है, उन तक भी हाथ पहुंचेगी, ये जांच की आंच पहुंचेगी या नहीं, ये देखना बहुत अहम रहेगा। इसीलिए आज पूरे दिन इस पूरे प्रकरण को लेकर के अपडेट आती रहेगी विवेक, आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब वाराणसी से भी खबर मिल रही है, जहां अग्निशमन विभाग के पास एनओसी का कोई डेटा ही नहीं है। यानी एनओसी दे दिया गया है, लेकिन किसे किसे दिया गया है, कहां कहां दिया है, ये कोई ब्यौरा ही नहीं है। लखनऊ की घटना के बाद अभियान जब चलाया गया तो बहुत सारी खामियां मिली हैं। फायर डिपार्टमेंट की सुस्ती पर भी सवाल उठे हैं। अपने अपने क्षेत्र में एनओसी का आंकड़ा जुटाने में विभाग एकदम से जागा है और अब आंकड़े को जुटाने में लग रहा है। लेकिन एनओसी क्या ऐसे ही बढ़ जाती है? इतना आसान है कि एनओसी को पर्चे की तरह बांट दीजिए और आपको पता भी ना हो कि किसको किसको कहां कहां एनओसी दी है। ये शिथिलता नहीं तो क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाराणसी में किस तरीके का माहौल है। देखिए, कल की तस्वीरों के बाद, नीतीश हमारे सहयोगी आप जुड़े हैं वाराणसी से, कल की तस्वीरों के बाद तो हाथ पांव फायर विभाग के हर पूरे प्रदेश में फूल गए होंगे कि कहां कहां एनओसी दी है, ये पता ही नहीं है। क्या हाल है काशी के? हाल खराब है स्नेहलता, और यहाँ पर जिस तरह से गलियों का शहर है और गलियों में बहुमंजिला इमारतें बनी हैं और उन इमारतों में होटल और गेस्ट हाउस चलते हैं, फिर भी अग्निशमन विभाग क्यों सो रहा है? जब अग्निशमन अधिकारी से इस बारे में हमने कैमरे पर जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि कैमरे पर तो हम बोलेंगे नहीं। पीछे से जब पूछना चाहा कि भाई अगर इस आपके सामने कोई डाटा है, आखिर कहाँ कहाँ जब जो होटल हैं, वो जो लॉज हैं, उनमें एनओसी की क्या व्यवस्था है, तो वो कह रहे हैं कि गलियों का तो हम डाटा ही नहीं दे पाएंगे। और इसके साथ ही जो बड़े होटल हैं उन पर भी कार्रवाई जब कमिश्नरेट ने शिकंजा कसा है तब की जानी है। और कार्रवाई के नाम पर क्या है कि आप पहुँच रहे हैं, वहाँ चेकिंग कर रहे हैं, जब चेकिंग कर रहे हैं तो खामियाँ मिल रही हैं और उन्हें हिदायत दे रहे हैं। अगर कोई घटना यहाँ हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, सवाल ये है। इसके साथ ही अगर आपको बता दें कि बनारस में हर वो विभाग जो कि इस पूरे दायरे में आता है, कहीं ना कहीं वो भी दोषी माना जा सकता है। इसलिए माना जा सकता है कि एक नियम है, पहले नक्शा कैसे पास हुआ, अगर नक्शा पास होता है तो उस आधार पर एनओसी कैसे मिल गई। नहीं, मैं समझना चाहती हूँ कि फायर डिपार्टमेंट एनओसी कैसे देता है। क्या ये कह के हम किनारे हो सकते हैं? गलियों का शहर है साहब, पुराना स्ट्रक्चर है, लेकिन उसी पुराने स्ट्रक्चर पर बिल्डिंग के फ्लोर्स बढ़ते जा रहे हैं, कॉमर्शियल है चीजें। निश्चित तौर पे चूंकि यहाँ पर अगर आप अक्सर देखें स्नेहलता, आप भी यहाँ पर आई हुई है और देखिए छोटी छोटी गलियों में बहुमंजिला इमारतें यहाँ पर अभी अगर कहें तो कमर्शियल पर्पस से यहाँ पर खोल दी गई। कई गलियों में लॉज चलते हैं, लेकिन वहाँ पर अग्निशमन की क्या व्यवस्था है इसका आंकड़ा न तो अग्निशमन विभाग के पास है और न तो किसी अन्य विभाग के पास है कि वहाँ पर अगर कोई लखनऊ जैसी गलियों का शहर है तो फिर अग्निशमन विभाग कर क्या रहा है, काम क्या है? इनसे जरा सवाल पूछिएगा कि आप लोगों का तनख्वाह, आप लोगों की सैलरी अगर गलियों के शहर में अपने आप चीजें बनती जा रही हैं, एनओसी के नाम पे कुछ करना ही नहीं है, तो फिर क्या व्यवस्था है? उनसे सवाल जरूर कीजिएगा और क्या कोशिश कर सकते हैं ये भी पूछिएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वो खोजें, रास्ता निकालें। शुक्रिया नीतीश। खबर गोरखपुर से है, जहां नगर निकाय चुनाव से पहले वार्डों के नाम को बदलने के लिए सियासत अब शुरू हो चुकी है। सपा ने भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हुए वार्डों के नाम बदले जाने पर आपत्ति जताई है। सपा का आरोप है कि मुस्लिम नाम वाले पुराने वार्ड्स को बदला गया है, जिसे लेकर के नगर आयुक्त को सपा नेताओं ने प्रार्थना पत्र सौंपा है। वहीं भाजपा ने इस मामले पर किसी भी तरह की जाति धर्म से जुड़ी राजनीति नहीं करने की बात कही है। मेयर ने भी नाम बदलने के मामले में सियासत को गलत ठहराया है। तो देखिए, कुछ वार्ड हैं जिनके नामों को बदला गया है। पुराने वार्ड जो हैं उसमें छेड़छाड़ कतई नहीं होना चाहिए, और अगर छेड़छाड़ महापुरुषों या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पे नाम रखना था तो 10 वार्ड जो बढ़े थे उस पे रखा जा सकता था। लेकिन वर्तमान समय में इन लोगों ने मुस्लिम मोहल्ले जो भी थे, जैसे इस्माइलपुर, रसूलपुर, इलाहीबाग, अलीनगर जैसे तमाम मोहल्ले जो मुस्लिम नामों से जाने जाते थे,
उनका नाम परिवर्तन करके एक गलत मैसेज दिया है। ऐसा नहीं है, देखिए हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं हम लोग हैं और न मैं जातिगत भावना के रखते हैं और हम लोग हिंदू समुदाय चाहे मुस्लिम समुदाय के लिए काम करते हैं। सबका साथ सबका विकास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय और माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी सबका साथ सबका विकास के साथ सबके गरीबों के हित के लिए और जनता के लिए काम करते हैं। मैं उन्हीं के साथ हम लोग भी काम करते हैं, उनको दिशा निर्देश में हम लोग भी काम करते हैं। 50 वार्डों के नाम महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर किए गए हैं और कोई राजनीतिक विद्वेष के लिए अपना मत व्यक्त करता है या उसका विरोध करता है तो सरासर गलत है। इसमें सभी जनता की जो मांग थी, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महापुरुष थे, हमारे धार्मिक गुरु थे, उनके नाम पर किया गया है। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और अशफाकुल्ला खान जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।